हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम ट्वेल्थ क्लास की होम साइंस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 नैदानिक पोषण और आहारिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नैदानिक पोषण और आहारिकी क्या होता है, इसका क्या महत्व है और इसका पूरा वर्णन जो भी है नैदानिक पोषण और आहारिकी के बारे में हम जानेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे कि नैदानिक पोषण की भूमिका और कार्य। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ जो होते हैं, तो नैदानिक पोषण क्या होता है वो आगे मैं आप लोगों को अच्छे से डेफिनेशन बताऊंगी। तो नैदानिक पोषण के जो विशेषज्ञ हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है हमारी लाइफ में, डाइटिशियंस क्यों होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है कि नैदानिक पोषण और आहारिकी में जीविका। इसमें आप देखेंगे कि जो नैदानिक पोषण और आहारिकी में जो करियर ऑप्शंस है, इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है। अगर आप होम साइंस से पढ़ते हैं तो होम साइंस में वैसे लोग कहते हैं कि होम साइंस का मतलब घरेलू बातों से ये है कि होम साइंस सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती है, लेकिन अगर हम देखें तो हमने इससे पहले भी पढ़ रखा है कि होम साइंस में बहुत सारे करियर ऑप्शन है। उसी में से एक ऑप्शन ये भी है कि जो नैदानिक पोषण और आहारिकी के जो विशेषज्ञ है वो बन सकते हैं हम पढ़ के, मतलब जो डाइटिशियन होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखें तो इंग्लिश के वर्ड्स अगर आप देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो डाइटिशियन होता है वो भी हम होम साइंस पढ़कर बन सकते हैं। तो इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है वो सारी चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इससे आपको आई होप पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि आपका ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है तो आप आसानी से ईजिली जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड वो कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या है तो इससे अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर आपको कोई मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ इस टाइप से नहीं देखना पड़ेगा, आपको चैप्टर बस अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इस चैप्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका फर्स्ट आ जाता है कि भोजन क्या है, भोजन किसे कहते हैं। क्योंकि ये पूरा जो आपका चैप्टर है वो पूरा डाइट से संबंधित है, पूरा भोजन, पोषक तत्व, इन सब चीज़ों से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भोजन क्या होता है। वे सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, भोजन कहलाता है। मतलब मनुष्य द्वारा खाया गया कोई भी जो ठोस पदार्थ है जिसको हम पचा सकते हैं और फिर अवशोषित करके अपने शरीर के कार्यों के लिए जो है यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, भोजन कहलाती है। इसके बाद है पोषण। पोषण किसे कहते हैं, तो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। मतलब भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, भोजन हम जब लेते हैं, कोई सा भी भोजन हो, उसके अंदर जो भी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वो हमारी शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार, कि हमारे शरीर में बॉडी के जिस जिस पार्ट को जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उस सब का उपयोग किया जाता है, तो वो जो है वो पोषण कहलाता है। मतलब शरीर के जो भोजन से जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसे पोषण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपर्याप्त पोषण के दुष्प्रभाव। जब पोषण की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है हमारे शरीर में तो उसका क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, हमें ये चीज़ बताना है। तो इसमें आपका दो टॉपिक बनता है। एक तो ये हो गया हमारा कि अपर्याप्त पोषण के दुष्प्रभाव, और दूसरा टॉपिक ये होता है कि अगर पोषण पर्याप्त मात्रा में है हमारे शरीर में तो उसका क्या क्या महत्व है। तो ये दो टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये पॉइंट आपको सही से ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा, हम इसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि पर्याप्त पोषण हो, अगर पोषण अपर्याप्त मात्रा में हो हमारे शरीर में तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे। तो फर्स्ट है आ जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। अगर आपके शरीर में सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है और कोई भी रोग जो है वो आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, कोई भी बीमारी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए पर्याप्त पोषण जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा आ जाता है घाव को भरने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। कोई भी जो घाव हो अगर कोई भी जख्म हो जाता है छोटा सा भी, तो उसको जो है वापस रिकवर करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हेल्दी बॉडी रहती है तो कोई भी बीमारी जो है वो भी जल्दी नहीं होती, और अगर कुछ हो भी जाता है तो उसे क्या है, हम जल्दी रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दवाइयों का प्रभाव कम होता है।
तो अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो दवाइयाँ भी जो हम लेते हैं उसका भी प्रभाव कम होता है। लेकिन अगर वहीं पर हमारी हेल्दी बॉडी होती है तो हमें दवाइयों की ही ज़रूरत कम पड़ती है। तो इसीलिए जो है इसमें एक पॉइंट ये भी हो जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है तथा नियमित रूप से ऐसी स्थिति बने रहने के कारण अधिक जटिल बीमारियों का शिकार हो जाता है। अगर पोषक तत्वों की कमी होती है हमारे शरीर में तो क्या है, उसकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। एक तो ये है कि इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो कोई भी रोग जो है वो आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहीं आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर कमज़ोर व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति हो जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो, तो उसके अंदर जो उसी की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होने लगती है, थकावट हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और जब एक चीज़ होती है तो उसकी वजह से फिर दूसरी चीज़ें होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अपर्याप्त पोषण जब होता है तो उसकी वजह से क्या क्या होता है, उसकी कमी की वजह से क्या क्या नुकसान होता है, हमें दुष्प्रभाव इसके सारे हमने देख लिए। अब सेम है इसका ऑपोजिट। तो अगर आप एक चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं तो आप खुद उसका दूसरा भी बनाकर लिख सकते हैं कि पोषण, पर्याप्त मात्रा में अगर हम पोषण लेते हैं तो उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला है कि अगर सेम उसका हम ऑपोजिट कर देते हैं, पहले वाले में क्या था कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और सेम इसका ऑपोजिट अगर हम कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम पोषण विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से हमारा बचाव करता है। अलग अलग प्रकार के जो भी संक्रमण है, बीमारियां हैं, उससे हमारा बचाव करता है। उसके बाद आ जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव करता है। उचित पोषण बीमारी के दौरान तथा उसके बाद रोगी को उससे उबरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई ऐसी बीमारियां होती है, क्या होता है उसमें हमें डॉक्टर बताते हैं आप इस टाइप का पोषण लो, ये चीज़ खाओ, उससे आपकी बीमारी जो है वो रिकवर हो जाएगी। तो अगर हम पोषक तत्व अगर सही मात्रा में ले रहे हैं तो उससे जो है काफ़ी सारी जो बीमारियां है वो हमारी ठीक हो जाती है। कुछ बीमारियों में पोषण रोग की व्यवस्था और उपचार में प्रमुख भूमिका निभाता है, जबकि कुछ बीमारियों में यह चिकित्साई उपचार के पूरक का कार्य करता है। यहाँ वही बता रहा है कि कुछ चीज़ों में क्या होता है कि जो पोषण है हमारा, खाना भी कई चीज़ों में हमें बताता है ना कि आपको ये चीज़ें खानी है, इसके खाने से ठीक हो जाएगा। तो वही चीज़ बता रहा है कि चिकित्साई उपचार में जो पूरक कार्य करता है, मतलब कि दवा की तरह भी काम करता है हमारा पोषण। नेक्स्ट है, बीमारी से पहले और बाद में रोगी की पोषक स्थिति, उसकी सहायता, रोगों के पूर्वानुमान, स्वास्थ्य लाभ और अस्पताल में ठहरने के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पोषक तत्व हमें बीमारी से जो बाहर निकलने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो सही मात्रा में हो तो फिर हम जो है स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए जो स्वास्थ्य है और पोषण वो जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर हमारा पोषण सही है तो हम अपने आप स्वस्थ रहते हैं। अब हम देखेंगे नैदानिक पोषण और आहारिकी। नैदानिक पोषण किसे कहते हैं? तो नैदानिक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय में पोषण से संबंधित होता है, नैदानिक पोषण कहलाता है। बीमारी के समय में जो पोषण से संबंधित होता है उसे नैदानिक पोषण कहते हैं। मतलब इसे आप समझ सकते हैं, नैदानिक पोषण में वो चीज़ें आती है जो बीमारी के समय में जो हम जो भी पोषण लेते हैं, जो पोषण हमारे बीमारी के समय में चिकित्सा का काम करता है। ये आपके लिए इजी होगा समझना कि नैदानिक पोषण का मतलब क्या होता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इसी से आप समझ सकते हैं, मतलब जो बीमारी के टाइम पर हमारे चिकित्सा के लिए जो पोषण कार्य करता है उसे हम नैदानिक पोषण कहते हैं। नैदानिक पोषण और आहारिकी का महत्व, इसमें हम देखेंगे कि नैदानिक पोषण जो हम लेते हैं उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो नैदानिक पोषण क्या है, उसमें नैदानिक पोषण जो भी रोग होता है, कोई भी बीमारी है किसी को भी, तो उस बीमार व्यक्ति की जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग उसे पोषण दिया जाता है। तो नैदानिक पोषण जो है वो रोगी की बीमारी के अनुरूप उसके पोषण प्रबंध पर केंद्रित होता है। जो बीमारी है उसी बीमारी के अकॉर्डिंग उसे पोषण दिया जाता है, वो नैदानिक पोषण होता है। उसके बाद आ जाता है कि दूसरा पॉइंट कि नैदानिक पोषण में क्या है, जिन्हें पोषण संबंधी देखभाल, परामर्श तथा उचित आहार संबंधी परामर्श की आवश्यकता है।
आजकल आप देख सकते हैं कि कई सारी कितनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ती ही जा रही है इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में। एक तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ऊपर से उसमें क्या है, लोगों की इसी वजह से भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है, लोगों को सही पोषण नहीं मिल पा रहा, हम जो भी खाना लेते हैं वो भी सही नहीं होता। तो इन सब चीज़ों में क्या है, हमें कैसा खाना लेना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं, उन्हें पोषण की जो है वो काफ़ी ज़रूरत है, पोषण की देखभाल की, क्योंकि जब जैसे जैसे बूढ़े होते हैं लोग, उसमें बहुत सारी बीमारियां होती है। तो फिर उनको उनके रोग के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग कैसा पोषण देना चाहिए, तो उसके लिए जो है इसके परामर्श की तथा उचित आहार संबंधी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसके बाद आ जाता है कि नेक्स्ट है कि अलग अलग बीमारियों के लिए हमने इसमें देखा सेकेंड पॉइंट में कि अलग अलग बीमारी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें पोषण दिया जाता है। तो उस पोषण के मार्गदर्शन के लिए भी हमें नैदानिक पोषण की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अलग अलग बीमारियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय आहार सुझाने के अलावा क्या है, बीमारी के रोकथाम के लिए अगर हम अच्छा पोषण लेते हैं, उस जो भी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग पोषण लेते हैं, तो बीमारी के रोकथाम के साथ साथ क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है, हमारा जो है स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, हम हेल्दी होते हैं। तो पोषण की काफ़ी भूमिका होती है हमें हेल्दी रखने में। उसके बाद आ जाता है कि मरीजों को उचित पोषण के लिए नई नई तकनीकों और पूरकों का खूब उपयोग किया जा रहा है। नैदानिक पोषण और आहार विशेषज्ञ जो होते हैं, वो सिर्फ अलग अलग बीमारियों के लिए भोजन नहीं बताते कि कौन सा भोजन किस बीमारी में लेना चाहिए, बल्कि बीमारी के रोकथाम के लिए भी और हमें हेल्दी रखने में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर हम अच्छा हेल्दी डाइट लेते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। इसके बाद है कि नैदानिक पोषण और आहारिकी के क्षेत्र में अलग अलग जो नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, इससे भी काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है, जिससे कि मरीज़ों के लिए उचित पोषण के लिए नई नई तकनीकें और पूरक का खूब उपयोग किया जा रहा है। मतलब जो नई नई तकनीकें आई हैं, नया एक्सपेरिमेंट होने के बाद, तो उससे क्या हुआ है कि मरीज़ों के लिए नए नए पोषक जो है उसके बारे में पता चला है। और पूरक कहते हैं कि जो खाने के बदले में दूसरी चीज़ें दी जाती है, उसे पूरक कहा जाता है। जैसे बच्चे हैं, तो जो बच्चा छोटा होता है तो उसे माँ के दूध के बदले में कुछ पूरक आहार भी दिया जाता है। दूसरी चीज़ें कि बच्चे में जैसे कैल्शियम के लिए बाकी मतलब जो छोटे छोटे पौष्टिक तत्व होते हैं हमारे शरीर में, उन सब चीज़ों के लिए जो हम डायरेक्ट भोजन ना लेकर उसके बदले में जो भी चीज़ें ग्रहण करते हैं, उसे पूरक कहा जाता है। नैदानिक पोषण हम देखेंगे। अब नैदानिक पोषण किसे कहते हैं? पोषण का विशेष क्षेत्र जो बीमारी से संबंधित होता है, इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। ये मेन है इसमें कि इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। नैदानिक पोषण क्या है? चिकित्सीय पोषण उपचार। नैदानिक पोषण रोगियों के पोषण प्रबंध पर केंद्रित होता है। नैदानिक पोषण में हम मेनली क्या देखते हैं कि रोगी जो होता है, कोई भी रोगी है, उसे कौन से रोग में किस तरह का भोजन देना है, किस तरह का पोषण देना चाहिए उसे, उसके पोषण का प्रबंध करना उसके रोग के अकॉर्डिंग, ये क्या होता है, वो नैदानिक पोषण होता है। और अब देखेंगे हम आहारिकी। आहारिकी क्या है? वह विज्ञान है जो बताता है कि भोजन और पोषण मानव के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। आहारिकी क्या बताता है कि भोजन और पोषण जो है वो मानव के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। आहार विशेषज्ञ जो डाइटिशियन होते हैं, पोषण संबंधी समस्याओं का आकलन, निदान और उपचार करते हैं। यह लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक इष्टतम पोषण देखभाल तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। आहारिकी में क्या आता है, जो बताते हैं कि हमें भोजन और पोषण जो है वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। जो डाइटिशियन होते हैं वो हमारी समस्याओं का आकलन करते हैं कि हमें कौन सी समस्या है, उसका जो है समस्या जो है फिर उसका उपचार कैसे हो सकता है, उसका उपचार के लिए किस प्रकार का पोषण हमें लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आहारिकी के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखते हैं पोषण और देखभाल।
बीमारी के दौरान पोषण और देखभाल निम्नलिखित गतिविधियों का एक संगठित समूह है जिसमें शामिल है। बीमारी के दौरान जो है पोषण कैसा हो, उसकी देखभाल कैसे की जाए, ये देख सकते हैं आप। यहाँ ये डायग्राम दिया हुआ है, इससे आप देखकर इजीली समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट आएगा पोषण संबंधी आकलन। सबसे पहले देखना है कि कोई भी रोगी है तो उसे किस तरह का रोग है, उसको क्या किस टाइप का भोजन दिया जाना चाहिए, तो उस चीज़ का पहले आकलन करना है कि उसे किस प्रकार का पोषण देने की आवश्यकता है। ओके, फिर सेकंड आ जाता है पोषण संबंधी समस्याओं का निदान। फिर जो भी पहले हमने आकलन कर दिया कि कौन सी समस्या है, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले उसका आकलन करेंगे हम रोग का। उसके बाद उस समस्या का निदान की जो भी समस्या, उसके समस्या के अकॉर्डिंग पोषण देना। उसके बाद आ जाता है कि पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेप। फिर जो भी समस्या हमें पता चल गई कि कौन सी समस्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है अब उसको पोषण देना स्टार्ट कर देना। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, ये तीनों कंडीशन जब कंप्लीट हो जाती है, तो इसके बाद आ जाता है पोषण संबंधी जो देखभाल हमने अभी तक में की है उसका परिणाम क्या है, जो हमने उसको रोग के अकॉर्डिंग पोषण दिया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखना है कि उसका मूल्यांकन करना है। और अगर फिर भी हमें लगता है कि नहीं, इसमें जो है कुछ अलग करना चाहिए, कुछ परिवर्तन करना चाहिए, ये सही नहीं है, तो उसमें फिर परिवर्तन करना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है पोषण देखभाल में कि पोषण देखभाल जो है वो किस अकॉर्डिंग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बीमारी के टाइम पर किसी का भी जो कोई सी भी बीमारी है तो उसको कैसे करना है, तो सबसे पहले आकलन करना उस बीमारी का, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको समस्या का जो भी समस्या है उसके अकॉर्डिंग फिर उसको पोषण देना, उसकी समस्याओं का निदान करना। और अगर उसके बाद फिर सबसे लास्ट में उसका कंक्लूज़न देखेंगे, मूल्यांकन करके देखेंगे कि हमने जो पोषण दिया है बीमार को, जो रोगी को जो भी पोषण मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर उसमें कोई परिवर्तन करना है तो वो कैसे करना है। तो ये था पोषण संबंधी देखभाल। इसके आगे अब हम देखेंगे कि नैदानिक पोषण और आहारिकी जो है इसका महत्व क्या है, इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है, नैदानिक पोषण कहलाता है। तो ये नैदानिक पोषण तो अभी हमने पीछे भी देखा है कि जो बीमारी के नैदानिक पोषण क्या है, जो भी रोगी है जो उसकी बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है उसे हम नैदानिक पोषण कहते हैं। मतलब पोषण द्वारा किसी का भी इलाज करना, चिकित्सा करना। आजकल इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोषण द्वारा चिकित्सा किया जाता है, तो इसलिए चिकित्सीय पोषण उपचार इसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो चिकित्सीय पोषण उपचार है या फिर नैदानिक पोषण है, इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में, तो ये देखेंगे। तो ये रहा डायग्राम बनाकर दिया हुआ है, ये 5 पॉइंट है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा 5 पॉइंट है, इसको आप एक एक करके देख लीजिए। फर्स्ट है नैदानिक पोषण और आहारिकी का अध्ययन क्यों। ये किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, आप अगर देखें तो एग्जाम में आ जाएगा कि नैदानिक पोषण का जो है क्या महत्व है या फिर इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। तो इसमें जो भी हो तो इसका आंसर यहाँ सेम आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ 5 पॉइंट है। और अगर आप इस टाइप से, अगर एग्जाम में आता है, अगर इस टाइप से आप डायग्राम बनाकर लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अब हम एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ ही प्रत्येक व्यक्ति मरीज की पोषण देखभाल एक व्यवस्थित और औचित्यपूर्ण तरीके द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कर सकता है। हमें क्या ज़रूरत है कि नैदानिक पोषण जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो जो डाइटिशियन होते हैं वो अगर कोई नॉर्मल इंसान है, अगर हम लोग करते हैं तो उससे बेटर जो है, उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अगर कोई डाइटिशियन हो तो उसे ज़्यादा बेटर पता होगा कि कोई भी रोगी है तो उसे कौन से रोग में किस टाइप का पोषण दिया जाना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही आ जाएगा कि जो भी डाइटिशियन होते हैं वो मरीज़ का जो है वो अच्छे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है देखभाल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है बीमारी की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए जो है जो आहार विशेषज्ञ है, जो डाइटिशियन है, वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद है नई नई बीमारी जैसे HIV तथा
गैर संक्रामक बीमारियां जैसे मोटापा, हृदय रोग, अति तनाव और मधुमेह का व्यापक रूप से बढ़ना। आजकल देख रहे हैं कि नई नई बीमारियां जो है वो आती जा रही है। तो ऐसी जो नई नई इतनी सारी बीमारियां आ रही है, तो उस सब को जो है अब हर चीज़ का वैसे तो अब इलाज निकल रहा है, लेकिन फिर भी जो है उनकी इलाज के साथ साथ हमें ऐसा पोषण लेना चाहिए जिससे हम उस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए भी जो है ये नैदानिक पोषण का जो हम नॉलेज है, जो डाइटिशियंस है, तो ये सब जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो नई नई बीमारियां आजकल आ रही हैं इसलिए भी। उसके बाद है यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या का वह भाग बढ़ रहा है जिसे पोषण, देखभाल, सहायता और आहार सलाह की आवश्यकता है। आजकल क्या है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो हमारी बीमारियां भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन है और आजकल हमारे जो खाने का सामान है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, सारा केमिकल वाला होता है। तो लोगों को जो है वो बीमारियाँ बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ रही है तो लोगों को देखभाल की और डाइट से संबंधित जो है वो सलाह लेने की ज़रूरत जो वो पड़ती रहती है। तो इसलिए भी जो है इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसके बाद है मरीज़ों के पोषण में नई नई तकनीक। मरीज़ों के पोषण देने के लिए जो है अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई तकनीक आ गई है, नए तरीके और पूरकों का उपयोग, नए नए तरीके आ गए हैं। प्लस पूरक क्या होते हैं, जो मतलब खाने के बदले, जैसे हम खाते हैं किस लिए, ताकि हमें विटामिन्स मिले, प्रोटीन मिले, कैल्शियम मिले। तो उसकी जगह क्या होता है कि अब खाने की जगह लोग क्या करते हैं, पूरक का यूज़ करते हैं। पूरक का मतलब ये है कि जैसे कैल्शियम के लिए लोग जो है उसके कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए पूरकों का यूज़ करते हैं, उससे दूसरी चीज़ें खाते हैं। जैसे आजकल देख सकते हैं लोग, जैसे च्यवनप्राश हो गया और हॉर्लिक्स हो गया, ग्लूकोज़ हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, ये पूरकों के रूप में यूज़ होता है। मतलब कि हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें खाने से प्राप्त होती है उसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम जो है कुछ और यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें पूरकों में आ जाती है। जैसे बच्चों को जो है दूध के बदले सेरेलैक्स खिलाया जाता है, तो सेरेलैक्स क्या आ जाएगा, वो पूरक खाद्य पदार्थों में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा पूरक किसे कहते हैं। तो मरीज़ों को पोषण में नए नए तरीके आ गए हैं, तकनीकें आ गई है, पूरकों का उपयोग हो गया है। तथा पोषण संबंधी आधारभूत शोध, पोषणों में भी जो है वो काफ़ी जो है शोध किया गया है। विभिन्न पोषकों और अन्य पदार्थों जैसे पोषक, औषधि, चिकित्सीय खाद्य पदार्थ, पादप रसायनों, जैव सक्रिय पदार्थों की भूमिका के विषय में जानने के लिए जो नई नई चीज़ें आ गई है खाद्य पदार्थ से संबंधित, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी जानने के लिए जो है डाइटिशियंस की आवश्यकता होती है। इसके बाद है विभिन्न बीमारियों के लिए उचित प्रबंध के लिए चिकित्सीय आहार का सुझाव, रोगी का पोषण स्थिति तथा आवश्यकता आकलन के उपरांत नैदानिक पोषण विशेषज्ञ द्वारा ही। इसमें बता रहा है कि जो हम रोगी है, रोगी को उसकी रोगी की कंडीशन क्या है, क्योंकि होता है कि सभी रोगी को जो है अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो रोगी को देखना, उसका आकलन करना कि उस रोगी को जो है किस प्रकार के खाद्य की ज़रूरत है, किस प्रकार के खाने की ज़रूरत है, किस प्रकार के पोषण की ज़रूरत है। तो रोगी के अकॉर्डिंग उसको जो है नैदानिक पोषण देने के लिए जो है डाइटिशियन उसकी अभी आवश्यकता होती है। तो हमें बताना था कि नैदानिक पोषण और आहारिकी का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए या फिर इसका क्या महत्व है, तो ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा चिकित्सीय उद्देश्य के लिए भोजन के उपयोग से संबंधित आहार विज्ञान की एक शाखा है। आहार चिकित्सा क्या है, आहार चिकित्सा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि आहार द्वारा, खाना के द्वारा चिकित्सा करना, इलाज करना। तो चिकित्सीय उद्देश्य के लिए भोजन के उपयोग से संबंधित आहार विज्ञान की एक शाखा है। यह विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों की पोषण आवश्यकताओं और उनके लिए सही प्रकार के आहार निर्धारित करने से संबंधित है। अलग अलग जो रोगी है, अलग अलग जो रोग से पीड़ित लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके लिए सही आहार का जो है निर्धारण करने से संबंधित है आहार चिकित्सा। अब आहार चिकित्सा का क्या उद्देश्य है, इसमें हम देखेंगे आहार चिकित्सा के उद्देश्य। मरीज की भोजन से संबंधित आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार की योजना बनाना।
सबसे पहला है कि मरीज़ जो है, तो सभी मरीज़ को, हम सभी लोग हैं, जैसे सभी लोगों को अलग अलग चीज़ें खाने की आदत होती है। तो मरीज़ को जो खाने की, जिस टाइप के खाने खाने की आदत है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबको खाने में अलग अलग पसंद होता है, कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, कुछ को नमकीन पसंद होता है, कई लोगों को कई चीज़ें पसंद नहीं होती है, तो सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो मरीज़ की आदतों को ध्यान में रखते हुए खाने का योजना बनाना। दूसरा है बीमारी के हालत को सुधारने और नियंत्रित रखने में वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। बीमारी, जो भी बीमारी है मरीज़ को, उसी के हिसाब से उसको सुधारने के लिए और उसकी बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए उसी प्रकार का भोजन देना। थर्ड आ जाता है पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करना। अगर पोषण की कमी हो रही है तो उसको जो है, उसको भी दूर करना। पोषण की जो है प्राप्ति कैसे होगी, उसे कैसे पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है दीर्घकालिक और अल्पकालिक बीमारी में आहार उपचार। बीमारी जो है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कई बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई और ब्लड प्रेशर हो गया। ये कैसी बीमारियां हैं? ये आती है दीर्घकालिक मतलब ये लंबे टाइम तक चलती है। अगर हो गया तो आपको ये लाइफ टाइम तक रहती है अप्रॉक्स। जैसे डायबिटीज़ और शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां ख़त्म नहीं होती। कंट्रोल कर सकते हैं हम इसे, बट ख़त्म नहीं होती है अगर हम कहें पूरी तरीके से। तो ये आ जाती है दीर्घकालिक बीमारी में। उसके बाद आ जाती है अल्पकालिक बीमारी, जो मतलब होती है हमें कुछ टाइम के लिए होती है, फिर ठीक हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों में जो भी अलग अलग बीमारियां हैं, उसी के हिसाब से आहार से उपचार करना। नेक्स्ट है मरीज़ को निर्धारित आहार का अनुसरण करने की शिक्षा और परामर्श देना। मरीज़ को परामर्श देना, उन्हें बताना कि आपको कैसा आहार लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताना। अब हम पोषण मूल्यांकन, इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी रोगी है, उसके पोषण का मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं। तो रोगी की पोषण स्थिति व पोषण आवश्यकता संबंधित, सबसे पहले क्या कि रोगी के पोषण की स्थिति क्या है, दूसरा कि उसको पोषण की किस चीज़ों की आवश्यकता है। इन सब सूचनाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, पोषण का मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारे टॉपिक जितने भी मैं आपको करवा रही हूँ, टॉपिक अलग अलग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इससे आपका आ सकता है कि रोगी के पोषण का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो इसको आपको काफ़ी इजी ट्रिक है यहाँ पर कि पोषण मूल्यांकन जहाँ भी आएगा आपको ABCD याद रखना है, क्योंकि ABCD से हम क्या करते हैं, पोषण मूल्यांकन करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर ABCD क्या है। तो फर्स्ट आ जाता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, मानव मितीय माप, लंबाई व भार, अन्य शारीरिक माप जो हम देख सकते हैं सामने मानव द्वारा किया जा सकता है। जैसे रोगी का क्या है, उसकी हाइट, वेट, उन सब चीज़ों को देखना, उसका शरीर का माप देखना कि उसमें क्या जो है वो डिफरेंस आया है पोषण के बाद, रोगी की क्या स्थिति है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, वो जो है रोगी के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्योंकि सभी का हाइट और वेट के वो सभी इंसान का हाइट और वेट जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ ज़्यादा लंबे लोग हैं तो उसका वेट भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वरना अगर वो कम होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा पतले दिखेंगे। कुछ लोग होते हैं अगर वो उनकी हाइट कम है लेकिन अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा, अगर उनका वेट जो है वो लंबे लोगों के अकॉर्डिंग है तो वेट उसे बहुत ज़्यादा कहते हैं। तो ये मूल्यांकन करना कि रोगी जो है उसका हाइट और वेट क्या है, उसके शरीर का माप। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा मानव मितीय माप, लंबाई, और सबसे पहले वेट और हाइट को नापना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा A के बाद B, बायोकेमिकल असेसमेंट। इसमें क्या करेंगे, बायोकेमिकल, इसमें जांच करवाना, ब्लड, जैसे यहाँ पे रक्त और मूत्र इत्यादि, इन सब की जांच करवाना। तो इसमें फर्स्ट में आ जाता है कि खुद से नापना, जैसे हाइट, वेट इसका। सेकंड में आ जाता है कि बायोकेमिकल असेसमेंट आ जाता है, प्रयोगशाला में जैव रासायनिक जांच करवाना। थर्ड में आ जाता है आपका क्लिनिकल असेसमेंट। इसमें क्या है, रोगी के स्वास्थ्य, आहार, व्यक्तिगत और चिकित्सीय इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना कि रोगी का स्वास्थ्य कैसा है, वो कैसा आहार ले रहा है, बाकी जो वो फिजिकली कैसा फील कर रहा है, वो बाकी सारी चीज़ें देखना इसमें। तो ये आ जाता है क्लिनिकल असेसमेंट में। तो ABC हो गया। लास्ट है D, डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन।
इसमें देखना है कि डिजीज़ को आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी डिजीज़ को पहचानना है। प्रमुख पोषणहीनता और भावीहीनता के जोखिम का पता लगाने के लिए उपरोक्त सभी क्रियाएं करना। कि इस सब चीज़ों जो हमने ABC किया है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, डी में क्या है, पता लगाना कि रोगी को जो है वो पोषणहीनता तो नहीं है, पोषण की कमी तो नहीं हो रही है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी बीमारी है या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसे आगे जोखिम है इस चीज़ का। तो इन सब चीज़ों का पता लगाना। तो ये था आपका ABCD 4 पॉइंट है जिससे आप पोषण का मूल्यांकन कर सकते हैं, और याद करने में भी इसमें काफ़ी ईजी रहेगा ABCD से अगर आप याद करें तो। ए से आ जाएगा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, बी से बायोकेमिकल असेसमेंट, सी से क्लिनिकल असेसमेंट और डी से डिजीज आइडेंटिफिकेशन। तो आप ये 4 याद कर लें ABCD पोषण मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, रोगियों के लिए आहार को संशोधित करते समय डॉक्टरी पोषण चिकित्सक निम्न कारकों पर विचार करते हैं। जब रोगी के लिए जो आहार को रोगी के अकॉर्डिंग जब संशोधित किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग जब बनाते हैं आहार को, तो डाइटिशियन जो है वो किन किन चीज़ों को सोचकर बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताना है। किन किन चीज़ों पर वो विचार करते हैं कि एक रोगी के लिए अगर हम आहार बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट है, भोजन के प्रतिरूप, विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करने की आवृत्ति, बीमारी का निदान और डॉक्टरों द्वारा दिया गया पर्चा। इन सारी चीज़ों को देखकर तभी वो डाइटिशियन जो है वो रोगी के खाना बनाने पर विचार करते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य की स्थिति और भौतिक दशा जिसमें खाने, चबाने, निगलने, पचाने और अवशोषित करने की क्षमता सहित शारीरिक स्थिति, विभिन्न प्रकार के भोजन का सेवन की आवृत्ति, भूख की भावना और व्यक्ति की पसंद और नापसंद, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं डाइटिशियन कि जो भी रोगी है उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि कई रोगी ऐसा होता है कि वो खा नहीं पाता, मुंह से नहीं खा पाता, तो उन्हें कैसे, जैसे चबाने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है, तो उन्हें लिक्विड में जैसे जूस हो गया या फिर ऐसी चीज़ें दी जाती है जो कि उन्हें ज़्यादा चबाना ना पड़े, निगलने में दिक्कत ना हो, लिक्विड दिया जाता है, जूस, सूप, इस टाइप की चीज़ें। फिर दूसरा है कि देखना कि जो रोगी है उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, वो किस टाइप का खाना खाना चाहता है, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि अगर रोगी को पसंद होगा तो वो खाना जो है वो ज़्यादा अच्छे से खा सकते हैं। तो उसके बाद थर्ड आ जाता है, भूख का एहसास, शारीरिक गतिविधियाँ और जीवन शैली, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, जातीय प्रथाओं, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और धार्मिक विश्वास, इन सब चीज़ों का भी खाने में ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं उनका अलग अलग धार्मिक विश्वास होता है, वो लोग अंडे नहीं खाते, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि डाइटिशियन जो है वो पकड़ा देंगे कि नहीं आपको यही चीज़ खानी होगी। तो जो रोगी है उसके संस्कृति क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म में किस चीज़ में विश्वास है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और फिर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। नेक्स्ट है पोषण संबंधी तनाव, उसके बाद आ जाता है मनोवैज्ञानिक तनाव, और फिर है आहार्य और दूसरी खाई जाने वाली वस्तुएं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है डाइटिशियन को डाइट प्लान करना होता है। नेक्स्ट है आहार विशेषज्ञ, पोषण चिकित्सक की भूमिका। जो आहार विशेषज्ञ है, डाइटिशियन है, उनकी क्या भूमिका होती है। कोई भी रोगी है अगर या फिर कोई भी इंसान है, उसके लिए एक डाइटिशियन की क्या भूमिका है, ये चीज़ हम देखेंगे। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन आता है होम साइंस में कि जैसे अगर आप एक डाइटिशियन है तो आपकी क्या भूमिका है, या फिर अगर एक आप डाइटिशियन है तो आप यहाँ जैसे क्वेश्चन बना है, तो आप अगर एक डाइटिशियन है तो आप आहार बनाते समय किसी भी रोगी के लिए आप किन किन चीज़ों पर विचार करेंगे। तो जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ तो उसे आप अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते हैं होम साइंस में। उसके बाद है नैदानिक, आहार विशेषज्ञ और पोषण चिकित्सक की भूमिका। रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करके पोषण आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, सलाह देना। क्या है, सबसे पहले रोगी की जो पोषण की स्थिति है वो देखना कि रोगी की स्थिति अभी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका विश्लेषण करना, उसे सलाह देना कि आपकी स्थिति अभी ऐसी है, फिर इसके लिए आपको क्या क्या आगे करना चाहिए, तथा डॉक्टर की लिखी गई तकनीकी सूचनाओं को आहार संबंधी दिशा निर्देशों को बदलना।
नेक्स्ट आ जाता है, जिन मरीज़ों का ऑपरेशन कराना होता है उन्हें सर्जरी से पहले और बाद में पोषण, हस्तक्षेप, पूरक आहार की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी कौन बताता है? जैसे ऑपरेशन हो गया तो सर्जरी के बाद, उससे पहले किस टाइप का आहार लेना चाहिए, किस टाइप के पोषण की आवश्यकता होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी एक डाइटिशियन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, यह सुनिश्चित करना कि रोगी को उचित आहार और पर्याप्त पोषण देखभाल मिल रही है। साथ ही पोषण देखभाल योजना विकसित करना है और अस्पताल में भर्ती अथवा बाह्य रोगी विभाग, जो ओपीडी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है बाह्य रोगी विभाग, में रोगियों को उचित हिदायतें देकर उन्हें लागू करना भी इनका दायित्व है। तो रोगी का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें क्या पोषण मिलना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग पोषण मिल रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों का, उनका जो पोषण डाइट प्लान है वो सारा कैसा है, तो ये सारी चीज़ें करना किसका काम है? आहार विशेषज्ञ का, डाइटिशियन का। Thanks for watching Study One. Like, share and subscribe for more videos.